अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 24 रबीउल-उल-थानी 1445 हिजरी, नवंबर की 9 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा, वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज अ पब्लिक हॉलीडे टुडे। आज आम तातील है और वो चंद लोग जो ज़ाहिर है सुबह शो सुनने के लिए उठे होंगे या हस्बे आदत उठे हुए होंगे और फिर शो लगा लिया होगा, उन सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ कराची की सड़कों पे। और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान का हिसाब कुछ ऐसा ही होगा कि इस वक्त काफ़ी सुकून है, सन्नाटा है और या कुछ मनचले लोग साइकिलिंग करते हुए मुझे आज नजर आ रहे थे। यौम इकबाल है आज ऑफ कोर्स, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत जो है वो आज मनाया जा रहा है। और वेल मैं भी यही सोच रहा था कि इकबाल ने भी इस कौम को यही बोला था कि जागो 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 सुबह हुई। कौम उस वक्त जाग गई थी वक्ती तौर से, लेकिन फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि सो गई और अब फिर जो है वो हमें इकबाल की जरूरत है एक बार फिर से। बट चलें जी, इस दौर के इकबाल की जरूरत है हमको जगाने के लिए कौम को। तो कोशिश करेंगे प्रोग्राम में जो है ना वो जरा कुछ इकबाल के कुछ कलाम जो है वो भी शामिल करें। एक दो मेरे बहुत फेवरेट कलाम है वो भी शामिल करेंगे। अब जाहिर है थोड़े से लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, अब मैं कौन सी आप लोगों के साथ बैठ के कॉम्प्लिकेटेड बातें करूंगा आज बैठ के, लेकिन करेंगे यही कि हम मैसेजेस आपके शामिल करेंगे बहुत सारे। हमेशा की तरह आप प्रोग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं @#, ये एक्स पे मैसेज कर सकते हैं, फॉर्मली नोन एज ट्विटर। और हमारा जो हैशटैग है दैट इज सनराइज विद अदील। और इसमें जनाब या आप लोग के मैसेजेस जो हैं वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। जो हमारे यूजुअल जो सस्पेक्ट्स होते हैं वो यही जो है वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ठीक हो गया अभी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आज ज्यादा लोग जो हैं वो रात में मैसेज करके भी नहीं सोए हैं। ठीक, पहला मैसेज जो आज का आया हुआ है इनफैक्ट वो भी आया हुआ है हमारे पास बशीर अहमद का। अच्छा जी, कहते हैं 19 नवंबर को फाइनल मैच खेलने के बाद अगला वनडे मैच पाकिस्तान अगले साल नवंबर में खेलेगी पाकिस्तान टीम। देखो यार वो सीरीज वगैरह तो अरेंज हो जाएंगी, लेकिन जाहिर है वनडे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कारकर्दगी जो है उस पे एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मास्टर कारकर्दगी नहीं प्रायोरिटी जो है उसमें कहीं लाई करता है। सो क्या कर सकते हैं, हो सकता है बीच में कुछ सीरीज वगैरह अरेंज करवा दी जाए। देयर इज सो मच T20 क्रिकेट कमिंग अप नाउ। आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप भी जो है वो अगले साल के वस्त में जो है वो होने वाला है। सो लोगों का जो ज्यादा फोकस होगा ज़ाहिर है वो T20 वर्ल्ड कप पे ही होगा। आगे बढ़ते हैं जी। अताउर रहमान साहब कहते हैं 9 नवंबर ऑन दिस डे इन 2013 द फिलीपींस एंड्यूर्ड व्हाट मेनी कंसीडर्ड इट्स वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर व्हेन द कंट्री वाज स्ट्रक बाय सुपर टाइफून हाइयान, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स एवर रिकॉर्डेड टू स्ट्राइक लैंड। वाओ, ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का जो है सुपर टाइफून हाइयान जो है उसने आके हाइयान ने आके इसको जो है वो हिट किया था फिलीपींस को। एंड आई डू रिमेम्बर कि उस एक तो उससे जो तबाही हुई थी, हजारों लोग जो है वो इसमें मारे गए थे, लेकिन वो जो खौफनाक हवाएं जो जिन्होंने आके जो है वो हिट किया था फिलीपींस को, तो वो तो मुझे सोच के डर लग रहा था। मुझे याद है जब हम बचपन में बहुत छोटे थे उस वक्त भी हम फिलीपींस जब गए थे, दैट वाज वेरी लॉन्ग टाइम बैक। तो उस वक्त भी वहाँ पे उनका एक डिस्ट्रिक्ट था मनीला में जो कि उनका सेंट्रल मेन डिस्ट्रिक्ट था, इट वाज कॉल्ड मकाती। और वहाँ पे उस वक्त भी इतनी हाई राइज जो हैं बिल्डिंग्स हुआ करती थी। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट केप्ट थिंकिंग नाउ तो खैर ये मुल्क हम काफी डेवलप हो चुका है उसके मुकाबले में। अबे सारे मुल्क ही डेवलप हो गए यार 1990 के मुकाबले में। वो चंद एक ही कुछ जो है ना वो लाई कर रहे हैं इधर उधर फ्रिंजेस पे हमारी तरह के। सो मैं वो याद कर रहा था कि यार वो इतनी ऊंची बिल्डिंग है यार, इतनी तेज हवा में गिर ना जाए कोई बिल्डिंग यार। बट आपको पता है कि ये बिल्डिंगें जो बनाई जाती हैं वो सुपर रेजिस्टेंट बनाई जाती हैं यार। वैसे कितने इत्तेफाक की बात है, मैं अभी आया हूँ स्टूडियो में, टीवी चल रहा है, वही स्क्वॉश के मैचेस आए जा रहे हैं यार। ये मुझे लग रहा है कि पीटीवी स्पोर्ट्स में किसी ने टाइमर लगाया हुआ है कि यार सुबह 6 बजे स्क्वॉश के मैचेस लगा दो। वो एशिया कप, इतना सॉफ्टवेयर है पीटीवी के पास, इतना सॉफ्टवेयर है दिखाने को, इतना जखीरा है,
लेकिन पता नहीं क्या है यार, ऑटो पायलट पे चल रहा है, ऑटो पायलट, बस क्या बोले यार, आगे पूरा मुल्क ही ऐसे ही चल रहा है. ख्वाजा साहब कहते हैं जनाब अनवर मसूद साहब को सालगिरह की मुबारकबाद. ये पुराने मैसेजेस क्यों आ रहे हैं मेरे पास, समझ में नहीं आ रही बात. अताउर रहमान साहब कहते हैं कांग्रेचुलेशंस अदील बाय शेयरिंग स्टेज विद अ लेजेंड वसीम अकरम. अरे हाँ यार, कल वसीम भाई ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में आपने देखा कि भाई के साथ तस्वीर लगाई हुई उन्होंने, जो मैं उनके साथ प्रोग्राम होस्ट कर रहा था. So I was there in those pictures. So did you see? Check it out. All right. अताउर रहमान साहब ने एक और भी जो है वो शेयर की है चीज़, और जिसे कहते हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप जनाबे वाला, नाम भी बता दें. डॉक्टर हमीदुल्लाह. डॉक्टर, मैं यही मेरे जहन में तस्वीर देख के जो है ना वो इन्हें याद आ रहा था कि डॉक्टर हमीदुल्लाह का जो है वो जिक्र हो रहा है, और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत थी. और इनके बारे में आपने जो मेरे साथ ये शेयर किया है लिंक, ये जो एक ट्विटर थ्रेड इनके हवाले से जो है वो बनाया है, ये बेसिक डॉक्टर हमीदुल्लाह खान जो है ये रियासत हैदराबाद दक्कन से जो है वो इनका ताल्लुक था, और हैदराबाद दक्कन से ये माइग्रेट करके जो है ये बहरहाल पाकिस्तान आ गए थे. और उन्होंने अपने हैदराबाद स्टेट की, जो निज़ाम दक्कन की स्टेट की, ज़ाहिर आप जानते हैं निज़ाम जो है वो चाहते थे पाकिस्तान से इल्हाक, लेकिन हिंदुस्तान ने, आपको पता है कि वहाँ पे फ़ौज अपनी चढ़ा दी थी, और अपनी जो है वो फ़ौजें उतारने के बाद उसको इंडिया में ही जो है वो उसका इल्हाक कर दिया था, जिसमें हैदराबाद स्टेट, सिकंदराबाद और ये सारे जो इलाके जो हैं ये शामिल हैं. डॉक्टर हमीदुल्लाह खान बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं. हम में ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन इस्लाम के हवाले से, दीन की तरवीज के हवाले से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेरिस में गुजारा, फ्रांस में गुजारा. और इनका जो नुक्ता नज़र था दीन के हवाले से, वो हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल जो इस्लाम, हमारे यहाँ जो कन्वेंशनल एक थॉट है जो कि हमारे यहाँ इस्लाम के नाम पे लोगों को बताई गई कि ये इस्लाम है और इससे तुम ये सख्त गाइडलाइंस हैं जिससे तुम जो है ना वो डिविएट नहीं कर सकते. यानी इतना हमें सख्त एक मौक़िफ़ दिया गया है इस्लाम की, जो एक पिक्चर प्रेजेंट की गई. डॉक्टर हमीदुल्लाह खान का पर्सपेक्टिव इससे जो है वो बहुत मुख्तलिफ था, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है. खुतबात बहावलपुर उनकी जो है वो एक बड़ी शोरा आफाक, एक कंपाइलेशन है ऑफ हिज एड्रेसेस इन बहावलपुर, जामिया बहावलपुर में उन्होंने जो है वो ये अपने लेक्चर्स जो हैं वो दिए थे. और बहुत ज़बरदस्त पूरी ज़िंदगी इन्होंने अपनी जो है वो मगरिब में ही गुजारी. और हमारे उस्ताद मोहतरम भी अक्सर इनका जिक्र कर रहे होते हैं, और इनकी एक बात जो बड़ी मुझे पसंद है वो ये है कि मगरिबी ममालिक में जो बड़ी तादाद में, कहते हैं जी फ्रांस में बहुत सारे लोग जो हैं वो आके इस्लाम कबूल कर रहे होते हैं, और उनके जो इस्लाम कबूल करने की वजह जो है ना वो कोई तबलीग का अमल या कोई जाके उनके पास कोई सैर रोज़े पे निकला हुआ या कोई चिल्ले वाले लोग पहुंच रहे हैं और नहीं. कहते हैं जी लोग सिर्फ कहीं जा रहे होते हैं, वो लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, वो इससे इम्प्रेस हो जाते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं, तजस्सुस पैदा होता है ये क्या है. लोगों की कान में अजान की आवाज़ पड़ती है, वो ये जानना चाहते हैं कि ये क्या आवाज़ है जो को उनको दीन की तरफ, वो कहीं जा रहे होते हैं, वो कुरान की तिलावत हो रही होती है, उसको सुनते हैं, उनके दिल पे ऐसा असर होता है. So this is the मकनातीसियत and कशिश. I mean, with all due respect to my non-Muslim members, my friends who are listening to the program, मैं डॉक्टर हमीदुल्लाह का जो है वो जिक्र कर रहा था यहाँ पे, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं एटलीस्ट ऑन दिस मैटर अदील अजहर एंड हामिद मीर आर ऑन द सेम पेज. क्या कह दिया भाई हामिद मीर ने? जो इलेक्शन 6 नवंबर के बाद होगा वो ख्वाह वो 8 फरवरी को क्यों ना हो, किसी और दिन, वो गैर आईनी इलेक्शन है. अगर कोई समझता है कि मेरी राय गलत है तो उस पर जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ ले, मुझ पर तौहीन नज़र लगा मुझे अंदर कर दे. हाँ, ये अभी पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जो गालिबन नहीं इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, उसमें हामिद मीर ने बात करते हुए बिल्कुल 16 आने सच बात की, और उस पर उन्होंने यही बात बोली. देखें जी इलेक्शन, मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान के आइन के साथ. और अभी तो हम हीरो बना के प्रेजेंट कर रहे हैं जी, मर्द आहान है, ये है, फलाना है, लेकिन आप जानते हैं किसकी बात हो रही है. लेकिन थोड़े देर से बाद जो है ना, ये जब जरा थोड़ा अभी 10 महीने रह गए, उसके बाद आप देखिएगा कि बल्कि उससे पहले ही आपको ये चीज़ें नजर आएंगी कि लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे फरवरी के इस इलेक्शन के डिसीजन के हवाले से. एनीथिंग आफ्टर 6 नवंबर, 6 नवंबर के बाद जो भी इलेक्शन पाकिस्तान में होगा वो गैर आईनी होगा. डी फैक्टो और डी जूरे की डेफिनेशन जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे सामने आना शुरू होगी, और किस मज़े से जो है वो पाकिस्तान के आइन के वायलेट करने वालों को जो है वो NRO दे दिया गया है हमारे यहाँ एक जुम्बुश कलम के साथ. कमाल हो गया जनाबे वालों. वो लोग जो कि कस्में करते थे और बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में तकरीरें किया करते थे कि आइन ये तो आइन वो तो आइन इतना मुकद्दस और आइन वो, लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? वलीद मुगल साहब कहते हैं गैरतमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है,
कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है. क्या बात है, वलीद मुगल छा गए आप. अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर ये जो है अशार आपने हमारे साथ शेयर किए. थैंक यू सो मच. आज यौम इकबाल है, इस हवाले से भी कुछ बातें करेंगे. और इसके अलावा चलें जी, बिलाल अहमद साहब ने भी एक शेयर किया है इकबाल का. अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हिला हल को कभी कह ना सका पुंद. मुश्किल ले आया शेर आप ये वाला यार. अब ये बैठ के मैं रीख्ता में इसके माने पढ़ रहा इसको. ज़हरे हला हुल और को कभी कह ना सका कुंद. ओके, पेश लगा हुआ है नून के ऊपर, काफ के ऊपर. अब ये आसान वाला शेर लाते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले. तो ये वाले शेर लाए हैं, आसान शेर लाएं ताकि हम भी समझें. प्रॉब्लम यही होती है, शायर का इतना मुश्किल शेर जो है ना वो हम सुना देते हैं, फिर हम कहते हैं अबे यार जो समझ में ही नहीं आ रहा यार ये. चलो तो ये है सिलसिला. अब्दुल रज़ाक साहब आज लेट मैसेज किया है सर आपने, क्या बात है. कहते हैं ट्रंप मकबूल लेकिन उनके अखलाकी और माशरती एजेंडे पर तहफ़्फ़ुज़ात. कल होने वाले इंतखाबात में रियासत ओहायो ने कि अवाम ने इस्कात अमल पर पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए गैर मौलूद कोपलों का गला घोटने का इख्तियार पुरुम्मीद माओ को दे दिया. ओए होए यार क्या मुश्किल आप लैंग्वेज लेकर आए, लेकिन बात आपने बड़ी फिट की है. आप कहते हैं जी कल होने वाले इंतखाबात, अमरीकी रियासत ओहायो में जो है वो इलेक्शंस हुए हैं और वहाँ पे गवर्नर की सीट जो है वो ओहायो जो है वो तेजी से एक सुर्ख होती हुई जो है वो एक रियासत है, यानी वो रिपब्लिकन्स की तरफ उसका झुकाव जो है वो बढ़ता जा रहा है. लेकिन कल वहाँ पे जो है वो इलेक्शंस हुए और उनकी आवाम ने जो है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बेसिकली हुआ ये है कि उन्होंने एक अमेंडमेंट पास की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें उन्होंने अबॉर्शन को जो है वो प्रोटेक्ट करने का जो है वो हक दिया है. क्योंकि अमेरिका में कल परसों इलेक्शंस हुए थे काफ़ी सारी जगहों पे, या होते रहते हैं वहाँ पे नवंबर के इस दूसरे हफ्ते में आके आमतौर से, पहले हफ्ते में आमतौर से. सो जिस तरह अमेरिका में आपको बताया था कि नवंबर 5, 2024 को जो है वहाँ पे इलेक्शन भी होने वाला है, जो सदारती इंतखाबात जो है वो होंगे. सो इस्कात अमल के हवाले से ओहायो ने लिबरल साइड ऑफ पॉलिटिक्स को जो है वो वोट किया है. और उसमें अमेरिका में क्या आपको पता है कि डेमोक्रेसी इज राइट देयर एट देयर हार्ट. अमेरिका में हर चीज़ जो है वो डेमोक्रेसी की बुनियाद पे जो है वो चल रही होती है. जहाँ पे कोई परेशानी या टेंशन होती है आवाम से जो है वो कहा जाता है, पूछा जाता है. इस हवाले से 57% ऑफ द वोटर जो है उन्होंने इस मेजर को बेसिकली कहा है प्रो चॉइस. इसे प्रो चॉइस कहते हैं, यानी किसी भी जो फीटस होता है, जो गैर मौलूद बच्चा जो होता है माँ के पेट में, उसकी ज़िंदगी के हवाले से फैसला करना, उसका हक जो है वो उन्होंने माँ को दे दिया है रादर देन रियासत को. सो ये है सूरत हाल. हदर अली साहब अस्सलाम वालेकुम. यूसुफ नवाब आदाब आपको भी मेरे भाई. एंड देन वी हैव गॉट बिलाल अहमद साहब कहते हैं यू विल डाई 7 years अर्लियर इफ यू लिव इन लाहौर फॉर अ ईयर. अमेरिकन रिसर्च. चलें जी, ये प्रो पाकिस्तान रिसर्च लेकर आई है. इसका लिंक हो अगर आपके पास तो मुझे जरूर बता दीजिएगा. वाई मोहाली वॉज नॉट इंक्लूडेड एज अ वर्ल्ड कप वेन्यू. यानी ये जिस वक्त ज़ाहिर है वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो आया था, तो उस वक्त जो है वो ये बात बोली गई थी कि जी ये हैरानी की बात हुई थी कि मोहाली जिसने 2011 में वर्ल्ड कप का मुकाबला जो है वो होस्ट किया था, तो उसको ये क्यों नहीं दिया गया. मुझे याद है कि उस वक्त राजीव शुक्ला से जो है वो ये बात की गई, जो कि आई थिंक BCCI के वाइस प्रेसिडेंट हैं या क्या हैं. तो उन्होंने जो है ना वो ये बात बोली थी कि ये स्टेडियम मोहाली का जो है इट डज नॉट मीट द ICC स्टैंडर्ड्स एंड हेंस इट वाज नॉट गिवन द अप्रूवल. और ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की खुद बात थी, बिकॉज मोहाली का स्टेडियम जो है वो इतना कोई बुरी कंडीशन, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब 2016 में मैं गया था, मुझे मोहाली का कंडीशन इतनी अच्छी, स्टेडियम इतनी अच्छी कंडीशन में लगा नहीं था. लेकिन जाहिर है यार हम अपने स्टेडियम से अगर सोचें और उनकी बात करें तो उसके मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन जो है वो वहाँ पर थी. लेकिन फिर भी बहरहाल जी कुछ स्टेडियम्स को उन्हें लीव आउट तो करना था. आपको पता है ट्रिवेंडम को सिर्फ उनका स्टेडियम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उनको सिर्फ उन्होंने वार्म अप मैचेस दिए गए. गुवाहाटी है उसको भी वार्म अप मैचेस जो है वो दिए गए. सो आई थिंक ये BCCI की तरफ से रीज़न ये आई है कि वो स्टेडियम वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं था, या उस स्टैंडर्ड का जो है वो नहीं था. ओके जी,
जावेद साहब कहते हैं इवांका ट्रम्प टेस्टिफाइज टू न्यूयॉर्क फ्रॉड ट्रायल, शी कैन नॉट रिकॉल लोन डिटेल्स। जी हाँ, इवांका ट्रम्प को अपने अब्बू के खिलाफ गवाही देने के लिए जो है वो कल प्रोसिक्यूशन ने बुलाया था एंड उन्होंने ज़्यादा अपने अब्बू के खिलाफ जो है वो बातें नहीं की। इवांका ट्रम्प ने अपने आप को काफ़ी हद तक ज़रा सियासत वगैरह से जो है वो अब दूर कर लिया है और उन्होंने कहा भी है, जब उनके वालिद साहब ने यह ऐलान किया था कि वो दोबारा इलेक्शन की कैंपेन लड़ना चाहते हैं, तो उस वक्त इवांका ट्रम्प ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो अब उनकी कैंपेन का हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली पे तवज्जो देना चाहती हैं, बिकॉज शी हैज़ किड्स नाउ और अपने हस्बैंड के साथ जो है वो अपनी एक अलग पुरसुकून जिंदगी जो है वो गुजारना चाहती हैं, अपने आप को लाइमलाइट से अलग रखना चाहती हैं। आप जानते हैं लास्ट टाइम वो काफ़ी लाइमलाइट पे जो है इवांका ट्रम्प हुआ करती थी, ट्रम्प उनको काफ़ी आगे आगे रखा करते थे, बहुत सारे इंटरनेशनल ओकेजन्स और मोमेंट्स में इनको साथ लेकर जाया करते थे, लेकिन वहाँ पे जाके भी इन्होंने जो है ना वो बेइज्जती करवाई है कोई, बिकॉज ये कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन तो लड़की ये नहीं थी। इसकी जो सिर्फ एक एडवांटेज इसको हासिल था वो ये था कि एक बहुत अमीर बाप की ये बेटी थी और खुश शक्ल भी थी। सो बस ये है सूरत हाल। अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक गाना सुनते हैं, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। गिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। क्या बात है, बड़ा बन गया पाकिस्तान में जवान उस्ताद पीरों के, बता रहा हूँ मैं आपको, ये सिलसिला नहीं थमने वाला इंशाल्लाह। शैला वकास क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज प्ले ये अच्छी पर्दादारी है भाई, आपदा परवीन आतिफ असलम। अच्छा मैं जरा चेक करता हूँ यार, आगे इश्तिहारात बड़े धांसू आए हैं और छुट्टी वाले दिन इतने सारे इश्तिहारात हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जहां से मिनाज कहते हैं योर डिपिक्शन ऑफ इवांका ट्रम्प रिमाइंड मी ऑफ समवन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स एज वेल, योर सीरियसली स्पीकिंग बट आई रियली विश दैट पाकिस्तानी इवांका ट्रम्प्स फादर वाज एज कॉम्पिटेंट एज डोनाल्ड ट्रम्प वाज। यार वैसे लाख बुरा कहो यार, डोनाल्ड ट्रम्प की परफॉर्मेंस अब मैं जो बाइडेन को देख रहा हूँ ना, उसके मुकाबले में उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। हाँ थोड़ा सा अगर आप नोट करें, आपको पता है अच्छा यार, अभी देखो अखबारात में शामिल आम खबरें मुझे शामिल करनी है, बट आज अखबारात मेरे पास है नहीं, कुछ खबरें जो है वो जरूर शामिल कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से आगे चल के प्रोग्राम में हमें जरूर बात करनी है। एंड इस वक्त जो है वो रिपब्लिकन डिबेट जो है वो चल रही है मायामी फ्लोरिडा में, लेकिन आगे बढ़ते हैं। नवाज टू वू बाप टू सॉलिडिफाई PMLN इन बलोचिस्तान। आप जानते हैं कि नवाज ने MQM से पहले अलायंस कर लिया है, सीट एडजस्टमेंट, MQM का कहना है कि ये सीट एडजस्टमेंट है, नवाज शरीफ जो है वो उसको एक इत्तेहाद करार दे रहे हैं। और अब उसके बाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी, जो ये दोनों पार्टियां ज़ाहिर है आप जानते हैं कि किसके ईमा पे जो है क्या इनका है, क्या सिलसिला है। बाप तो एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तौर से पार्टी बनाई गई थी और अब देखते हैं कि जी वो कितनी सीटें जीत पाएंगे बलूचिस्तान से, क्या होगा सिलसिला उनका। लेकिन नवाज शरीफ अब बाप के साथ जो है वो ताल्लुकात अपने अच्छे करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत का PTI के खदशात से मुताल्लिक निगरान वजीर आजम को खत, कल की बड़ी खबर। कल शाम में प्रेसिडेंट हाउस का जो एक्स का अकाउंट है वहां से ये ट्वीट किया गया कि वजीर आजम, निगरान वजीर आजम काकड़ को जो है वो ये खत भेज दिया गया है कि जिसमें उनको PTI की जो शिकायत हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, उस हवाले से उन्होंने PTI के खदशात पहुंचा दिए हैं वजीर आजम, निगरान वजीर आजम काकड़ को। कहते हैं तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और आवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। सनम जावेद PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनको एक बार फिर से जो है वो कोट लखपत जेल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आई थिंक दिस इज द 7th और 8th टाइम जब सनम जावेद जो है यहाँ से निकली हैं और उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी जो है एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में PTI की कारकुन सनम जावेद की रिहाई की रूपकार जारी कर दी। अच्छा जी, इसके बाद जो है तहम उसके बाद एक और केस में जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें एक पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। ज़ाहिर इन केसेस की डिटेल सामने आती हैं, आपको पता चला होगा कल फवाद चौधरी के भी केस की डिटेल सामने आई है कि उन्होंने, जिस वक्त वो पाकिस्तान के एक बड़े पावरफुल मिनिस्टर हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने जो है वो अपना जो उनका आबाई इलाका है वहाँ पे किसी के घर के अंदर ताला तोड़कर वहाँ से वो मंजियाँ जो है यानी कोई चरपाइयाँ जो हैं वो चुरा कर ले गए हैं। दिस इज द लेवल ऑफ
जिसे कहते हैं कि दिस इज द लेवल ऑफ FIR जो कि इस वक्त मुझे याद है फारूक सत्तार पे भी एक बार भैंस चोरी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था. इमरान खान वजीर आजम बनने के पहले दिन ही बदल गए थे. जहांगीर तरीन ये कहते हैं कि मुझे उन्होंने पहचानने से ही जो है वो इनकार कर दिया था. अच्छा जी, बिलावल भुट्टो कहते हैं 8 फरवरी को सूबाई के साथ वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे. ओके, ओगरा ने गैस की कीमत में इजाफा कर दिया. नजीरान वजीर आजम का कहना है अफगानिस्तान TTP या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन ले. बेटा वो अंकल, मेरा मतलब है वो ईरान और भारत को चुन रहे हैं, आपको पता नहीं है. साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है. हमारे दफ्तर खारजा का ये कहना फराम किया है, ना ही कोई इरादा है. और इसके अलावा अशिया जरूरत की स्मगलिंग रोकने के लिए रेंजर्स और FC को इख्तियारात तफवीज कर दिए गए हैं. ठीक हो गया. चलो जी, अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे उसके बाद वापस आके खेलों की बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, इट्स पब्लिक हॉलिडे टुडे, सो जितने थोड़े बहुत दोस्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको प्रोग्राम में हम कहते हैं खुशामदीद. और जो लोग मौजूद हैं बहरहाल वो अपनी मौजूदगी का जो है वो एहसास दिला भी रहे हैं. और अभी हम खेलों के हवाले से बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चलो मैसेजेस थोड़ी देर में शामिल करेंगे. आखिरी हमने इवानका ट्रम्प का जो है वो मैसेज शामिल किया था. और अभी फिलहाल जरा हम जिक्र कर लेते हैं जी क्रिकेट वर्ल्ड कप का. एंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल जो मैच खेला गया उसमें बिलाखिर इंग्लैंड की टीम कुछ रन स्कोर करने में कामयाब हुई. और इंग्लैंड की जानिब से कल स्टार रहे बेन स्टोक्स, जिनकी शानदार सेंचुरी 84 बॉलों पे 108 रन की इनिंग की बदौलत इंग्लैंड ने जो है वो नेदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त दी. पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 339 रन बनाए. जवाब में नेदरलैंड्स की टीम 179 रन ही बना सकी और आउट हो गई. ऑल टीम आउट हो गई. उनकी 87 रन बनाए जावेद मालान ने और एंड में 51 रन बनाए क्रिस वोक्स ने. बहरहाल 340 रन का टारगेट हमेशा इनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला था. 3 विकेटें हासिल की बासिलिडा और 2 विकेटें आर्यन दत्त एंड लोगन फैन बीक ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया. जवाब में 2 विकेटें जल्दी ही खो दी नेदरलैंड्स ने. 13 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे. और आई मीन द चेज नेवर गॉट गोइंग. एंड में कुछ जो है वो तेजा निदा मुनूरू ने जो है वो 41 रन जरूर बना लिए, लेकिन 179 इज ऑल दैट दे कुड पुट अप. 3 विकेटें हासिल की. मोइन अली ने 3 विकेटें हासिल की. आदिल रशीद ने, मोइन अली मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में कोई भी विकेट नहीं ले पाए थे, शायद बिलाखिर को 3 विकेट जो है वो लेने में कामयाब हो गए. अच्छा भाई, अब इस विन का फायदा जो है वो ये हुआ है कि छलांग लगाकर इंग्लैंड जो है वो अब 7वें नंबर पे जो है वो आ गया है. वरना इस मैच से पहले दे वर लैंग्विशिंग देयर राइट एट द बॉटम. लेकिन वो भी सिर्फ नेट रन रेट की बुनियाद पे. अपने 8 मैचेस में से 6 मैचेस इंग्लैंड ने जो है वो हारे हैं और 2 मैचेस में उनको जो है वो कामयाबी हुई है सिर्फ. अब उनको अपना एक आखिरी मैच खेलना है और वो आखिरी मैच दे वुड वांट टू विन. नेचुरली उनका आखिरी मैच जिस टीम के साथ होने वाला है दैट टीम टू वुड वांट टू विन और वो है पाकिस्तान की टीम. ये मुकाबला जो है ये कोलकाता में होना है एट द ईडन गार्डन्स. और जाहिर है पाकिस्तान के लिए तो देखिए, पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड को छोड़ो ना. देखो, इंग्लैंड के लिए बस इंपॉर्टेंट इसलिए कि उनको क्वालिफाई करना है. दे वांट टू क्वालिफाई फॉर द एशियन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी. और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है वो उनको नंबर 7 पे, क्योंकि 8 टीमें हैं चैंपियंस ट्रॉफी में और उसमें होस्ट प्लस 7 टीम्स, मेरे ख्याल से ऐसी कोई सिचुएशन है. और 2 टीमें नहीं 10 टीमें शायद, वो कोई 2 क्वालिफाई करके आ रही हैं, कुछ इस तरह की है कहानी यार. बट इंग्लैंड हैज टू फिनिश एट नंबर 7. अब वो देखो नंबर 6 पे तो वो फिनिश नहीं कर सकते बिकॉज उनके और अफगानिस्तान के दरमियान 4 पॉइंट का फर्क है, जिसको वो ज़ाहिर गैप को फिल नहीं कर पाएंगे. बट इंग्लैंड हैज टू विन देयर लास्ट गेम. लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान का स्टेक जो है वो मच बिगर, मोर इमीडिएट थिंग एट स्टेक फॉर पाकिस्तान. और सिचुएशन ये क्या है जी? सिचुएशन ये है कि आज पाकिस्तानी जो हैं वो बार बार आसमानों की तरफ देख रहे हैं. नहीं कराची के आसमानों की तरफ नहीं, बेंगलोर के आसमानों की तरफ, कि वहां पे बारिश होगी या नहीं. तो आप मेरी बात करें, देखें आपका भाई तो पहले ये बात बोल चुका है कि यार सेमीफाइनल पे जाने के
हार के दलील होने से बेहतर है कि यार पहुंचे ही ना सेमीफाइनल में. यस, आई एम अ लूजर मैन, आई एम अ लूजर, ठीक है, मान लो. एंड आई रियली डोंट थिंक दिस इज अ टीम गुड इनफ टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप. और फिर वो एक और बात भी आती है कि यार इस तरह की जो मैचेस होते हैं ना, ये सेमीफाइनल वगैरह में हम पहुंच जाते हैं, जिस टूर्नामेंट में हम एक बहुत ही मीडियोकर किस्म की कारकर्दगी दिखाते हैं, और फिर जब उसमें सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं तो हमारी बहुत सारी खामियों पर जो है वो पर्दा डाल दिया जाता है, और ये सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा. ईमानदारी की बात है, जाती तौर से मैं अपने मेरे जो कुछ ख्यालात हैं वो ये हैं कि नंबर 1, आज मैच मुझे लगता है हो जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में. टूटा फूटा डकवर्थ एंड लुइस सिस्टम के तहत कोई ना कोई मैच जो है वो आज हो जाएगा, और मेरा यही ख्याल है कि आज न्यूजीलैंड जो है वो मैच जीतने में कामयाब भी हो जाएगा. श्रीलंका की टीम ने इस तरह के कोई भी तेवर नहीं दिखाए. इवन वो बांग्लादेश से भी जिस तरह मैच हारी है आराम से, उसमें लग यही रहा है कि उनका कोई खास मूड है नहीं, बिकॉज उनकी जो बॉलिंग है दैट इज एक्सट्रीमली वीक. बैटिंग फिर भी उनकी मैं कहूंगा कि थोड़ी बहुत गनीमत है, लेकिन उनकी बॉलिंग इज रियली रियली वीक, और न्यूजीलैंड इज गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. दे टू नो, उनको भी पता है कि वो आज एक बड़े मार्जिन से जो है वो मैच जीतना चाहेंगे, ताकि पाकिस्तान के साथ तो एक्सपेक्ट फायरवर्क्स फ्रॉम न्यूजीलैंड टुडे. अगर आज मैच होता है सो दे विल गो, कहते हैं ना, ऑल गन्स ब्लेजिंग. रवि शास्त्री वाली कमेंट्री कर रहा हूं मैं इस वक्त. ऑल गन्स ब्लेजिंग वाली जो है ना उनकी कहानी होने वाली है, और उसमें जो सीन होगा वो यही होगा कि श्रीलंका को दे वुड वांट टू बीट देम बाय ह्यूज मार्जिन, ताकि पाकिस्तान पे जो है वो अपने आखिरी मैच के लिए शदीद प्रेशर पड़ जाएगा. बिकॉज ना सिर्फ पाकिस्तान को मैच जीतना होगा, पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से मैच जीतना होगा इंग्लैंड के खिलाफ. और इंग्लैंड के खिलाफ ज़ाहिर है पाकिस्तान अगर मैच जीत के भी नेट रन रेट पूरा नहीं कर पाता, तो याद रहे लगातार दूसरा ये वर्ल्ड कप होगा जिसमें पाकिस्तान नेट रन रेट की बुनियाद पर वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा होगा. और जाहिर है, लेकिन इट्स अ बिट प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट. बहुत ज्यादा पाकिस्तान की ये जो खेलने का माइंडसेट है उसके बारे से भी बात करते हैं, बिकॉज जो बेसिक कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है, जो गेम सेंस होती है, वो मिसिंग है हमारी खिलाड़ियों में. हमारे थिंक टैंक में भी ऐसा ही लगता है. 50-50 ओवर खेलते नहीं है. नंबर 8 और 9 का बैट्समैन इस तरह बल्ले चला रहा होता है जैसे पता नहीं सारी बॉलें जो है ना वो काव कॉर्नर के ऊपर और मिड विकेट के ऊपर वो उठा के छक्के मार देंगे. उनको सिर्फ बॉलों को फेस करना होता है. लेकिन खैर चलें जी, ताकि 50 ओवर खेलें, ज्यादा से ज्यादा रन बना सकें. बट क्या करें, टीम तो हमारी ऐसी ही है. अभी क्या सीन है, ये बात हो गई जी क्रिकेट की. बहरहाल बैंगलोर में बारिश के चांसेस हैं जी, अभी तो है 90% चांस ऑफ रेन है, बट देयर आर गोइंग टू बी अ कपल ऑफ शावर्स. अब डिपेंड यही करता है कि कितनी ज्यादा जो है वो बारिश वहां पे होती है. मैं जो वेदर प्रेडिक्शन देख रहा हूँ डिफरेंट वेबसाइट्स पे, अराउंड 5 to 6 आवर ऑफ रेन्स की जो है वो बात की जा रही है, और 2 या 3 स्पेल बारिश के जो है वो हो सकते हैं. बट इस दौरान will they be able to sneak in with those required overs? That remains to be seen. चलें भाई जल्दी से अब जाते जाते जरा कुछ फुटबॉल का जो है वो जिक्र कर देते हैं. भाई चैंपियंस लीग का रिजल्ट, ओहो भाई, कल आर्सेनल ने जो है वो शिकस्त दी अपने होम ग्राउंड पे सेविया को, और स्पेनिश साइड सेविया को 2-0 से आर्सेनल ने जो है वो शिकस्त दी. और एक ऐसा मैच जो कि आर्सेनल ने मुकम्मल तौर से, जिसे कहते हैं ना कि डोमिनेट किया बुरी तरह, ना सिर्फ पोजेशन में, वेदर इट वाज द शॉट्स ऑन गोल, चांसेस क्रिएटेड, एक नंबर ऑफ पासेस एंड स्टाफ एंड व्हाटएवर. तो इसका फायदा जो है वो ये हुआ है दैट आर्सेनल आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द नॉकआउट स्टेज. आई मीन अभी भी जो बाकी टीमें हैं ऑफ कोर्स, जिसमें PSV आइंडहोवन है और लॉन्स है, दे कैन कैच अप ऑन आर्सेनल बिकॉज 2 गेम्स जो है वो बचे हैं, तो मैक्सिमम दे कैन गेट 11 पॉइंट्स. लेकिन वो डिपेंड ये भी करता है कि कौन से इन दोनों के आपस में मैचेस रह गए हैं, क्या रह गए हैं. लेकिन खैर नहीं, आपस का मैच हो तो गया इनका. हाँ ठीक है, तो ये हो गया गेम. तो यस, आर्सेनल आर ऑन द वर्ज ऑफ क्वालिफाइंग एंड इट्स वेरी नाइस, गुड कमबैक फॉर देम इन गुड रिटर्न टू देम इन द चैंपियंस लीग. दूसरी जानिब मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बहुत ही सनसनीखेज मुकाबले के बाद जो है वो उनको शिकस्त हुई 3 के मुकाबले में 4 गोलों से. और आर्सेनल माफ कीजिएगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मार्कस रशफोर्ड को जो है वो 42वें मिनट में रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया गया. और इसके अलावा एक जो है वो पेनल्टी भी दी गई कोपेनहेगन को, और जो कि काफी कंट्रोवर्शियल पेनल्टी जो है वो कही जा रही है. सो बात यही हो रही है कि जी कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो सपोर्टर्स हैं वो खुश नहीं है विद द लेवल ऑफ रेफरिंग दैट दे हैड टू फेस येस्टरडे. सो FC Copenhagen, even though they dominated the game, but still 4-3 actually suggests that it was a pretty
pretty close one. बायर्न म्यूनिख ने गलातासराय को जो है वो शिकस्त दी है और इस रिजल्ट के बाद जो है वो यही सिलसिला कि बायर्न म्यूनिख हैज क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड और 4 मैचेस में से अपने वो चारों जीतने में कामयाब हुए हैं. इसके अलावा एफसी कोपेनहेगन दूसरे नंबर पर है, गलातासराय जो है वो तीसरे नंबर पर है और मैनचेस्टर यूनाइटेड इज एट नंबर 4. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन स्टिल क्वालिफाई बट दे विल हैव टू वर्क हार्ड. रियल मैड्रिड ने ब्राहा को जो है वो 3-0 से शिकस्त दी. पीएस आइंडहोवन ने लॉन्स को 1-0 और इंटर मिलान डिफीटेड साल्जबर्ग बाय 1-0. और ठीक है जी, आज एक्शन में होने वाली है लिवरपूल अगेंस्ट टूलूज, बट ये यूरोपा लीग का मैच है. सो चलो अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों प्रोग्राम क्यों चला जल्दी से आप लोग के मैसेजेस शामिल करते हैं प्रोग्राम में. योर पोस्ट #sunrise with अदील के साथ. आतिफ दिलदार साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई हैव ट्यून रेडियो एंड आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग यू. आज कोई हो ना हो अदील जरूर होंगे. एंड देयर यू गो मैन. यस, हमने अपने कल हमारे जो बॉस हैं यहाँ पे अयाज अबड़ो साहब, उनको मैंने मैसेज किया. मैंने कहा सर क्या सीन है, मैं सोच रहा था जवाब आएगा छुट्टी मनाएं. उन्होंने कहा नहीं, कल शो है और आप अल्लामा इकबाल को ट्रिब्यूट पेश करेंगे. मैंने कहा बॉस देयर यू गो, आई विल बी देयर इंशाल्लाह. सो हियर आई एम. चलें जी, अल्लामा इकबाल को ट्रिब्यूट भी देंगे इंशाल्लाह भी हम. रेहान कहते हैं ब्रो इकबाल डे पर ये वाला चला दें, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे. वाह, क्या है जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, या रब. वाह, जबरदस्त. जावेद साहब कहते हैं विमेन विद द वॉच मास्टर पिकासो मास्टरपीस सेल्स फॉर 113 मिलियन यूरोस. यार कमाल है यार. पिकासो को अगर अपनी जिंदगी में पता होता ना कि मेरी पेंटिंगें इतने की बिकने वाली हैं, यार वो कहते हैं ना कि अपनी फ्यूचर इनकम पे एडवांस लोन उठा लेता. बहुत अमीर आदमी होता है यार वो बेचारा. अदनान नजीर कहते हैं सर हु विल. अच्छा, एक आपने तस्वीर शेयर की है जिसमें 3 कोपैमा हैं जो कि सेमीफाइनल की चोटी पर पहुंच रहे हैं. देखो यार, सेमीफाइनल कोई चोटी नहीं है. सेमीफाइनल जो है वो सिर्फ एक कैंप होता है. जैसे बेस कैंप होता है, फिर कैंप 1, कैंप 2 और फलाना करके फिर आप फाइनल डिसेंट पे जाते हैं. फाइनल डिसेंट है पहाड़ी की चोटी. बाकी जहां तक न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ताल्लुक है, आई थिंक न्यूजीलैंड इज द टीम दैट विल रीच द सेमीफाइनल फॉर श्योर. Okay. जीशान बेग साहब कहते हैं वर्ल्ड फ्रीडम डे is an annual event that honors the historic event of 9 November 1989 when the Berlin Wall, which separated East and West Berlin, was breached and ultimately led to its demolition. बहुत अहम दिन आज इंसानी मॉडर्न तारीख की अगर आप बात करें. सो बर्लिन वॉल, वो दीवार जो कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को, ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को स्पेसिफिकली और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को इन जनरल डिवाइड करती थी, विच वॉज अ सिंबॉलिज्म ऑफ द आयरन कर्टन, द कम्युनिस्ट आयरन कर्टन, वो गिरी थी. और उसके बाद आप जानते हैं कि वो दीवार क्या गिरना था कि एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ that eventually in the next year and a half led to the collapse of the Soviet Union as well. Soviet Union का भी जो है वो शिराजा बिखरा and this world became a unipolar world. ये एक इस दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर रह गई और वो थी अमेरिका. फिर उसके बाद ज़ाहिर है चाइना का कमबैक हुआ. चाइना का कमबैक नहीं, चाइना का अराइवल जरूर हुआ, लेकिन अभी भी चाइना ज़ाहिर उस लेवल पे तो नहीं पहुंचा है. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नो डाउट. इट्स अ बिग सेकंड बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स. लेकिन वो जो सोवियत यूनियन की डोमिनेशन थी एक जमाने में दुनिया के एक मखसूस हिस्से के ऊपर, उसको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता था, वो चाइना अभी तक जो है ज़ाहिर अचीव नहीं कर पाया है. लेकिन आई थिंक इकोनॉमिकली डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट जो है वो सोवियत यूनियन से कहीं कहीं ज्यादा था. तारुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गैर मुतवक्को एंट्री के लिए शुक्रिया. कभी शेर भेज दिया आपने, जरा मैं जरा जिसे कहते हैं कि जरा गौर से पढ़ता हूँ. कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल पोएट्री. इसके अलावा जीशान बेग साहब, वाह क्या बात है, आपने जो है वो अपना कोई 13 फरवरी सन 2020 का शेर जो है वो शेयर किया है. ओ आपने अपने एक व्लॉग शेयर किया है, जबरदस्त. आप कहते हैं 1906 में अल्लामा इकबाल जर्मनी के शहर हेडलबर्ग में जो है वो रहे. इस वीडियो में देखें कि उनका घर जो जर्मनी में आज भी महफूज है, इकबाल के नाम है. जर्मनी में एक सड़क है इकबाल ओफर और दरियाए निकर पर लिखी हुई इकबाल की नज़म आज भी एक तख्ती पर लिखी हुई है.
जीशान बेग साहब ने हमें ये ट्वीट किया था आज से तकरीबन 2.5 साल तकरीबन 3 साल पहले, 4 साल पहले, क्या कर रहा हूँ, 4 साल पहले, याद रहे 13 फरवरी ये वो टाइम था जो कोविड दुनिया में आ गया था और हम जो है बहुत तेजी से लॉकडाउन की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे. सो मैं ये कर ये रहा हूँ कि रीट्वीट कर देता हूँ इसको और आप लोग जो है वो इसको वीडियो को जरूर देखिए जीशान बेग साहब की. आप कहते हैं इकबाल वो हस्ती है कि जिसने इस जहां वालों को खुदी उम्मीद, उरूज, मुशक्कत, वफा, मोहब्बत, तवक्कल और बहादुरी जैसी तमाम तर सलाहियतों को कलम बंद किया. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. ख्वाजा हमीद अख्तर साहब कहते हैं कुछ इसका भी जिक्र करें, हस्बे हाल भी है. जर्द दोपहर जी ये कल डॉक्टर जीशान ने इसको शेयर किया था. जर्द दोपहर को ये लाहौर सेंटर का जो है वो एक ड्रामा आया था. आई थिंक सम टाइम इन मिड 90s और लेट 90s मेरे ख्याल से. और इसमें या कल कराची की सुबह जो थी वो काफी जर्द सुबह थी, जिस हवाले से आपने जो है वो शेयर किया मेरे साथ. ऑलराइट, व्हाट एल्स हैव वी गॉट. जावेद साहब ने तो आज जैसे कहना चाहिए ताबड़तोड़ खबरें शेयर की हुई हैं, ताबड़तोड़ खबरें, जबरदस्त. नाजिया दानिश का कहना है गुड मॉर्निंग अदील भाई, छुट्टी मुबारक, इकबाल डे मुबारक, आई एम एट वर्क. ओह, नाजिया वर्क पर हैं. इसके अलावा हमारे एक और दोस्त माजिद इकबाल साहब का भी जो है वो मैसेज आया है. वो भी कहते हैं कि वो भी इस वक्त जो है वो काम पर मौजूद हैं. सलमान काजी साहब कहते हैं आई एम लिसनिंग, प्लीज मार्क माई अटेंडेंस. एंड देन वी हैव गॉट हाँ, तो हमारे दोस्त ब्रो फहीम अली खान भी मौजूद हैं. रेडियो गार्डन इज नॉट अवेलेबल ऑन अ फ्री बेसिस. रेडियो गार्डन पेड सर्विस हो गई है. दैट इज सो सैड मैन, दैट इज सो सैड. यही करते हैं ये हरकतें यार, आदत लगा देते हैं, नशा लगा देते हैं और फिर जो है वो उसके पैसे भी लेना शुरू कर देते हैं. कितने अफसोस की बात है. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम, आपने कुरान की आयत सूरह नमल की आयत शेयर की है, तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों तलब नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए. बिल्कुल जी, बख्शिश तलब करनी चाहिए अल्लाह ताला से हर वक्त और दोबारा इन गुनाहों को नहीं करना चाहिए. जवेद साहब कहते हैं एयरबीएनबी बॉस लिसनिंग टू सिटीज हाउसिंग कंसर्न्स. ये अच्छा आपने एक टॉपिक छेड़ा है जिस पे काफी तफसील से जो है ना वो बात हो सकती है. एंड देन वी हैव गॉट सर अकबर कहते हैं कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव से ताज सरदारा. वाह क्या बात है, ये भी इकबाल ही है. क्या बात है, इकबाल भी जो है ना बस एक ताबिंदा माजी के हवाले से उनका बड़ा फोकस है. हमारा जो ताबनाक माजी जो एक गुजर चुका है काफी उसमें रहे वो, और उससे जो है वो हमें निशानियां बताते हैं कि तुमसे पहले कितने बड़े बड़े लोग जो हैं गुजरे और तुम लोग क्या फजूल हरकतें कर रहे हो यार बैठ के. इकबाल इस कौम को जो है ना वो ये बातें बता रहे हैं. सो वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर सुबह 8:52 हो चुके हैं. एंड या ऑफ कोर्स लास्ट लिंक ऑफ द शो. और बहुत सारे शेर आए हुए हैं भाई आज. अल्लामा इकबाल के जी सर अकबर कहते हैं आपने तो शेर की जो है ना वो बुरा हाल कर दिया अल्लामा इकबाल का. तो आसान शेर भेजा करें ना, मैंने आपको बोला है इतने मुश्किल शेर भेज देते हैं आप लोग, फिर पढ़ने में जो है ना प्रॉब्लम होती है. और प्रॉब्लम ये भी होती है, आपको पता है कि हमारे यहाँ ट्विटर पे जिस खत में जो है वो उर्दू लिखी जाती है वो नस्तालीक तो है ही नहीं. अब जैसे ही कोई भी, जैसे अब ये शिकवा जवाब शिकवा, अभी हमने शिकवा जो है ये सुना तो मैंने जाके फौरन रीख्ता वाली ऐप, जो रीख्ता ऐप है बड़ी जबरदस्त ऐप है रीख्ता नाम की, और उसमें जाके मैंने उसका कोई शेर था जो मैं, या एक मिसरा था जो मैं समझ, एक लफ्ज मैं समझना चाह रहा था, उसके लिए मैं गया उस ऐप में और जाके मैंने वो नस्तालीक में जो है वो पढ़ लिया. अभी जो हमारे जो कूफी खत में या ये दूसरा जो अरबी खत होता है इसमें जब आप उर्दू लिखते हैं ना तो फिर कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती हैं पढ़ने में यार. इसलिए मैं जरा पढ़ते हुए ना बहुत ज्यादा एहतियात जो है ना वो इस हवाले से कर रहा होता हूँ. क्या करें, बिकॉज मेरी अपनी जबान है और जब मैं कोई इसमें गलत शेर पढ़ता हूँ तो मैं खुद भी जो है ना वो दिल में मुझे बड़ा अफसोस होता है. फारूक शाह साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, रेडियो गार्डन फ्री चल रहा है, मैं उसी पर ही सुन रहा हूँ. हाँ, जीशान बेग साहब ने भी अभी यही बात बोली है. रेडियो गार्डन इज रन टोटल फ्री एंड फाइन टिल नाउ ऑन इकबाल डे 2023.
तो हमारे फहीम भाई ने पता नहीं कौन सा कहीं पे बटन शटन दबा दिया. देखिए जी, हर एप्लीकेशन का आमतौर से जो कि आपको फ्री मिल रही होती है उसका एक पेड वर्जन जो है वो भी होता है, और उसमें कुछ वो बेनिफिट्स और आपको कुछ फवाइद जो है वो पहुंचाता है. और उस पेड वर्जन में आपको वो बेनिफिट्स और फवाइद जो है वो उससे कोई नेक्स्ट लेवल की चीज आपको मिल जाती है. मसलन ये कि इश्तिहारात नहीं मिलते. जैसे यूट्यूब की मेरे पास पेड वर्जन वाली सब्सक्रिप्शन है, उनकी यूट्यूब प्रीमियम जो है उसमें इश्तिहारात नहीं होते, उसमें बैकग्राउंड में चल जाता है. सिमिलरली आई एम श्योर कि आपका जो ये रेडियो गार्डन का जो पेड वर्जन होगा इसमें कुछ खास सर्विसेज होंगी मौजूद. जैसे ट्यून इन रेडियो जो पहले ऐप में रेकमेंड किया करता था, वो भी बड़े शरारती हैं. आप जैसे ही ऐप पहली बार डाउनलोड करके खोलेंगे तो फिर वो आपको सबसे पहले उसकी पेड सब्सक्रिप्शन के हवाले से कुछ ऑफर्स देना शुरू कर देगा. काफी सारे लोगों ने उस ऐप को खोलते ही कहा कि यार तो तेरे लिए मैं डॉलर्स तो खर्च नहीं कर रहा मैं कम से कम. तो मैं कहता नहीं यार, ऊपर देख, ऊपर एक कांटा लगा हुआ है, एक ना वो क्रॉस लगा हुआ है, वो जाके कर दोगे तो वो पेड वर्जन वाला ऑप्शन जो है ना वो खत्म हो जाएगा. तो फहीम भाई जरा आप सर्च कीजिए और आप इसको जो है वो देखिए. एंड ठीक है जी. वो कहते हैं, फरहान रजा कहते हैं रेडियो गार्डन स्टिल फ्री बट इसका इंटरफेस चेंज हो गया है, अब एड्स आने लगे हैं. हाँ यार, उनको भी तो पैसे कमाने हैं ना, और पैसे वो नहीं कमाएंगे क्या? उनका दिल नहीं है पैसे कमाने का. मुझे कब तक तुम लोगों को वो फ्री खाने पीने की चीजें जो है वो देते रहेंगे यार, गलत बात है. ओके चलो भाई, मामला मैंने जो है ना हमारे दोस्तों की मदद से जो है वो अब निपटा दिया है. नासिर हुसैन साहब का मैसेज आया. नासिर साहब मत बोलिए, आप भी कहीं ऑफिस तो नहीं जा रहे सुबह सुबह उठ के. कहते ये हैं, यार रेन और नो रेन न्यूजीलैंड शुड विन एंड वी शुड आल्सो बीट इंग्लैंड एंड डोंट क्वालिफाई ड्यू टू एनआरआर. इज्जत रह जाएगी. सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया नो वे, व्हाट डू यू से. अच्छा, मैं तो खैर जहां पे भी बैठ रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ, मैं तो यही बात कर रहा हूँ. देखिए मेरे दो यहाँ पे मुद्दे हैं. एक तो ये कि यार ये पाकिस्तान टीम अच्छी नहीं है, और ये अगर सेमीफाइनल में पहुंच गई ना तो फिर बहुत सारे हमारे काहिलियों और बहुत सारी कमियों पर जो है वो एकदम फिर से पर्दा जो है ना वो पड़ जाएगा. और जहां तक इंडिया से फेस करने की बात है तो मैं खास इंडिया तो लुक्स अनस्टॉपेबल इन दिस वर्ल्ड कप, और किस तरह वो हारेंगे मुझे नहीं पता इस चीज के हवाले से, बिकॉज इंडिया ना सिर्फ टीमों को हरा रहा है बल्कि इंडिया टीमों को जलील करके हरा रहा है. ये डिफरेंस है उनकी 2015 की गालबन कैंपेन में और इस वाली कैंपेन में, 2003 वाली कैंपेन में. द मार्जिन ऑफ डिफीट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. आई मीन द टीम्स डू नॉट इवन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट इंडिया. सो या आपने एक आर्टिकल शेयर किया, बिल्कुल जी, कल मीडिया से बात करते हुए केन विलियमसन ने भी जो है वो अपने इस खदशे का इजहार किया. मौसम के हवाले से अपने जो है वो खदशे का उन्होंने इजहार किया, और वो कहते हैं there are few things not in your control and weather is one of those. और वेदर उन चीज़ों में से है जो कि आपके ज़ाहिर है कंट्रोल में नहीं है. सो आई थिंक he is spot on. Let's see what happens. All right जी, और क्या सिलसिला है? और ये सिलसिला है कि thousands flee northern Gaza as Israeli forces push on Gaza city. भाई इजराइल तो आपको पता है कि गाजा में अब उनका कब्जा होने को है ऑलमोस्ट, और सिटी गाजा सिटी की हम बात कर रहे हैं. और वो तमाम बातें हैं कि जी हमास एक रेजिस्टेंस पुट अप करेगा, सब कुछ करेगा, ये सारी बातें हवा में उड़ चुकी हैं. और इजराइल ने आप जानते हैं दे हैव बेसिकली तबाह कर दिया है उस पूरे शहर को, उस पूरे इलाके को, और अब उनके टैंक्स जो हैं वो भी दाखिल हो चुके हैं. और अब जो सिलसिला हुआ है वो ये हुआ है कि बेचारे बहुत बड़ी तादाद में नॉर्दर्न गजा से, एक आपने तस्वीर देखी होगी कल, एक तस्वीर काफ़ी पॉपुलर हो रही थी सोशल मीडिया पे भी और डिफरेंट न्यूज़ मीडिया. आई थिंक रॉयटर्स की ये तस्वीर थी जिसमें सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो एक सड़क पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको. और किसी ने बिल्कुल सही इसको जो है वो इस पे हेडलाइन लगाई थी, दैट वाज नकबा 2.0. वेल, नकमा जो है वो 1948 के उस इवेंट को कहा जाता है जब स्टेट ऑफ इजराइल जो है उसका क़याम अमल में आया था, और बहुत बड़ी तादाद में जो फ़लस्तीनी लोग थे, जो अरब लोग थे, मुसलमान थे ख़ास तौर से, उनको अपनी जगहों से अपने इलाकों को जो है वो छोड़ के जाना पड़ा था, और बड़ी तादाद में पनागुज़ीर जो है वो बन गए थे, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाके बसे थे, उनको अपने मुल्क से बेदखल कर दिया गया था. तो उसको नकबा जो है कहा जाता है. सो दिस वाज नकबा 2.0. पॉइंट बड़ा क्लियर है, या गजा को क्लियर करना है, साफ करना है, क्या करना है, किस फॉर्म में. आप जानते हैं अभी हाल ही में नेतन्याहू के मुंह से ये बात निकल आई थी कि इजराइल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के हवाले से गजा की उन्होंने बात की थी, लेकिन फिर उसके बाद उनके एक मिनिस्टर ने आके ये बात बोली है कि आई एम हेयर टू क्लैरिफाई कि हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेने का इरादा नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जी हमास का जो है वो कोई कंट्रोल ना रहे इस इलाके में, बिकॉज जाहिर है हमास ने एक बहुत बड़ी उनको वो एक दिन की उनकी ग्लोरी थी, लेकिन इसराइल के जो इनविंसिबिलिटी वाले जो एक एस्पेक्ट था उसको उन्होंने तहस नहस करके रख दिया, और उसी का आप देख रहे हैं रिजल्ट. कल मैं एहूद ओलमर्ट का बयान देख रहा था, और जो कि इसराइल के साबिक वजीर आजम रह चुके हैं,
और वो भी थोड़ा राइट विंग सोच ही रखते हैं, लेकिन उन्होंने भी नेतन्याहू के बारे में कहा कि ये इस वक्त दिमागी जो है वो खलफशार का जो है शिकार है, बिकॉज ही जस्ट कांट टेक दैट एम्बैरेसमेंट जो कि 7 अक्टूबर को जो है वो इसराइल की रियासत ने जो है वो सफर की है. एंड नेतन्याहू हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल. सुबह अल्लाह रहम करे इन लोगों के ऊपर, बेचारों के ऊपर. ज़ाहिर है एक बात तो क्लियर, 2-3 बातें मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर हो गई हैं. देयर इज नो हमास रेजिस्टेंस, कोई हमास की सारी बातें ये कि जी वो ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना. पॉइंट नंबर 1. सेकेंडली, द अदर कंट्रीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडल्जिंग इन दिस कॉन्फ्लिक्ट. जिस तरह ईरान की बात हो रही थी, हिजबुल्लाह की बात हो रही थी, हिजबुल्लाह के भी हसन नसरुल्लाह के बयान को कल जो है वो 1 हफ्ता हो जाएगा, एंड देयर इज नो एस्केलेशन. तो लग यही रहा है कि जी यहाँ कोई एस्केलेशन नहीं होनी है. इसराइल अपने डेफिनेटली जो मकासद है वो पूरे कर लेगा. उसके बाद बिकॉज हो सकता है ईरान भी ये सोच रहा हो कि हमास ने एक बिला वजह की एस्केलेशन जो है वो यहाँ पर कर दी है. शायद ये उसके लिए वक्त जो था वो ठीक नहीं था. शायद दिस इज जस्ट माई थिंकिंग. ऑफ कोर्स ऊपर तो वो ये बातें नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जिस तरह बाकी ममालिक इस झगड़े में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लग यही रहा है कि उन्होंने फलस्तीनियों को उनके हाल पर जो है वो छोड़ दिया है. और ये कुछ रियलिटीज हैं जो कि हमको ज़ाहिर है मुसलमानों को समझनी पड़ेंगी. और हम प्रोटेस्ट तो कर लें. कल मैं देख रहा था हमारे घर की तरफ जमात इस्लामी की तरफ से बच्चों का मार्च जो है वो हो रहा था, और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे और उनके वालिदैन जो है वो आए हुए थे. लेकिन ये सब हम करते रहेंगे, मार्चेस करते रहेंगे. फ्रॉम रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री, ये सारे नारे भी लगाते रहेंगे हम. लेकिन चीज़ों के बॉयकॉट भी करते रहेंगे. उन चीज़ों के बॉयकॉट से जो हमारे अपने पाकिस्तानी भाई बहन जो रोजगार उनको मिल रहा है उनको बेरोजगार हम करते रहेंगे. इसके बियॉन्ड लेकिन हम जो है ना वो शायद कुछ भी नहीं कर सकते. चलो गाइस, वक्त आ गया, आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जब कल सुबह एक बार फिर होगी इंशाल्लाह. शुड बी अ नॉर्मल शो देन. और आज के लिए गुड लक. आज मुझे पता है कि हमारी नजरें टेलीविजन और वेदर पर रहेंगी बैंगलोर के, बट या गोना बी इंटरेस्टिंग. चलें जी, मिलते हैं कल. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.